नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित सिंह आपका पुनः स्वागत करता हूं उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल में। और आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत दिन हो गए हमारी आपकी मुलाकात नहीं हुई इस ऑनलाइन माध्यम में, उसके लिए मुझे खेद है। और अब हम पुनः उसको रिज्यूम कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं अपने उन क्लासेस के दौर में। बहुत हो गया, छुट्टियाँ बीत गई, ठंडी ख़त्म तो नहीं हुई लेकिन ठंडी की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई, जैसा कि हमारी पारंपरिक क्लासेस में रहा करती थी। तो हम लोग बात कर रहे थे इस पेपर में, बीए थर्ड ईयर के इस पेपर में, भारतीय संस्कृति से संबंधित हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोगों ने विभिन्न पक्षों पर बात की, उसके प्रारंभिक स्वरूप के संदर्भ में बात की, उसके धर्म के बारे में बात की, सामाजिक स्थिति के बारे में बात की, राजनीतिक स्थिति या प्रशासन के संदर्भ में सामान्य बातें की, कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी उसके बारे में बात की। और आज हम लोग बात करेंगे उसके पतन के संदर्भ में कि सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। वैसे मैं पतन वर्ड जो है यूज़ करना बहुत मानता नहीं हूँ। उसका कारण है कि किसी भी सभ्यता का या सभ्यता का एक तरीके से उसका स्वरूप बदल जाता है, क्योंकि जब हम सभ्यता एवं संस्कृति के संदर्भ में बात कर रहे थे तो हमने बताया था कि संस्कृति जब भौतिक स्वरूप को ग्रहण कर लेती है तो वो एक सभ्यता में तब्दील हो जाती है। और हमेशा भौतिक स्वरूप बना नहीं रहता है, उसमें परिवर्तन होता है कुछ समय के पश्चात। जैसे कि शरीर के संदर्भ में है, शरीर हमेशा एक जैसा नहीं होता है, कुछ समय पश्चात शरीर में छीड़ होना ही है, जवानी है तो बुढ़ापा आना ही है। वैसे ही भौतिक संरचना के संदर्भ में भी है, उसमें परिवर्तन होना ही है। एक ऐसा दौर आएगा जहाँ पे प्रारंभ में वो धीरे धीरे भौतिक स्वरूप को जब ग्रहण करना शुरू करती है, उसके बाद देखेंगे कि एक विकसित स्वरूप होता है जहाँ पर वो अपने चरमोत्कर्ष की तरफ पहुँचती है। और उस विकसित स्वरूप के बाद आप देखते हैं कि धीरे धीरे डिट्रेशन होता है, जहाँ से वो अपने उस स्तर से नीचे लौटने की तरफ बढ़ती है। जैसे एक उदाहरण है, उससे अगर हम इसको समझे, जैसे आप देखें कि जीवन के संदर्भ में है और आप हृदय गति को नापने वाली मशीन को देखें तो आपको ऐसे ऐसे जिगजैग दिखाई पड़ेगा। और ये जो जिगजैग है ये बेसिकली लाइफ को दर्शा रहा है। बीपी की मशीन में, हृदय गति को नापने वाली मशीन में आप देखेंगे तो ऐसे जब लाइनें चलती रहती, इट मीन्स कि आप जिंदा हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन जब लाइन ऐसे डेड हो जाती है, इट मीन्स कि यू आर नो मोर, आप नहीं हैं, आप ख़त्म हो गए, आपका कोई अस्तित्व यहाँ पर है नहीं। तो इसी तरीके से सभ्यताओं को भी अगर आप समझें तो जब सभ्यता का प्रारंभ होता है तो उसका एक इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ से कि सभ्यता आगे बढ़ती है। अगर हम एक तरीके से देखें तो ये, अगर हम इसको एक संस्कृति माने इस लाइन को, तो एक संस्कृति है जो कि आगे बढ़ रही है। बेसिकली संस्कृति को हम सीधे लाइन की तरफ ना देख करके ऐसे बहुत सारे लाइनों में देख सकते हैं, क्योंकि संस्कृति जो है बहुत सारी संस्कृतियों का जब सम्मिश्रण होता है, कल्चरल एक्सचेंज होता है, तब आगे चल के एक सभ्यता का विकास होता है। तो ये सभ्यता ऐसे जब बढ़ती है आगे तो एक इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ से सभ्यता आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद ये जो उसका पॉइंट होता है वो सबसे इवॉल्व्ड पॉइंट होता है, या हम कहें कि सबसे मैच्योर पॉइंट होता है जहाँ पर वो सभ्यता पहुँचती है। और उसके बाद फिर उसका डाउनफॉल होता है। होता क्या है, कभी कभी सिविलाइजेशंस कुछ यहाँ पर आकर के रुक सी जाती हैं। इट मीन्स कि उनका जो विकास का स्वरूप है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। जैसे कि हमने ऐसे बनाया, कहीं कहीं पर ऐसे भी होता है। कोई सभ्यता बहुत तेज़ी से चढ़ती है और जितनी तेज़ी से चढ़ती है उतनी तेज़ी से ही उसका भौतिक स्वरूप नीचे की तरफ भी जाता है और वो समाप्ति की तरफ चली जाती हैं, या कहें कि भौतिक स्वरूप में परिवर्तन होता है और पुनः अपने जिस स्थिति से वो आई थी उस स्थिति की तरफ वापस लौट जाती है। लेकिन कभी कभी कोई सभ्यताएँ होती हैं, वो चढ़ती तो हैं, बहुत धीमे धीमे चढ़ती हैं और चढ़ने के बाद एक लंबे समय तक ठहराव रखती हैं और बाद में उनका डाउनफॉल होता है। और ऐसी ही सभ्यताओं को हम इतिहास में पढ़ते हैं जो कि एक लंबे समय तक रहती हैं। वैसे तो हम पढ़ते इन्हें भी हैं, लेकिन इनका जो समय है बहुत कम होता है, शॉर्ट टाइम रहता है। और जो ऐसी सभ्यताएं रहती हैं एक लंबे समय तक रहती हैं और इसीलिए हमारे अध्ययन का मुख्य बिंदु भी होती हैं। तो हड़प्पा सभ्यता कुछ ऐसी ही सभ्यता थी जिसका विकास तो होता है धीरे धीरे, और विकास होने के बाद एक लंबे समय तक विभिन्न क्षेत्रों में वो फैली जाती है और फैलने के बाद
फिर धीरे धीरे पतन होता है। जब हम पतन को समझने का प्रयास करते हैं, जैसा कि मैंने अभी पहले ही कहा कि पतन को ना कह करके हम ये कहें कि भौतिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया और वो पुनः अपने जिस स्वरूप से आई थी उस स्वरूप की तरफ वापस लौट गई, तो कभी भी कोई चीज़ अचानक नहीं होती, हमेशा से उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ आकस्मिक कारण, मतलब कुछ क्रमिक कारण होते हैं, कुछ आकस्मिक कारण होते हैं। तो क्योंकि सिंधु सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो कि एक विशाल भूभाग में फैली हुई थी, और उस विशाल भूभाग में फैले होने के साथ साथ अलग अलग इको जोन्स, अलग अलग इकोसिस्टम में थी, बहुत सारी अलग अलग तरीके की पारिस्थितिक तंत्र वहाँ पर थे, और सभी जगह एक जैसी परिस्थितियों के कारण भौतिक संरचना में परिवर्तन हो गया है, ऐसा संभव दिखाई नहीं पड़ता है। ये बहुत संभव सी चीज़ दिखाई नहीं पड़ती है। हर परिस्थिति तंत्र में कुछ ना कुछ अलग कारण जरूर रहे होंगे, कुछ अलग कारण जरूर इन्वॉल्व रहे होंगे, जिसके कारण धीरे धीरे भौतिक संरचना में परिवर्तन हो गया और वो सभ्यता अपने मूल स्वरूप की तरफ वापस लौट गई। तो हम बात करें इस फिगर की, तो जैसे कि डाउनफॉल होता गया, ऐसे बहुत सारी जगह पर होता, बहुत सारे सिविलाइजेशन, बहुत सारे राजवंशों के साथ ऐसा हुआ, और वो यही इतिहास है जो कि हम पढ़ रहे हैं। तो सिंधु सभ्यता को हम इस फिगर से समझ सकते हैं कि एक लंबे समय तक स्टेबल रही, बाद में उसका डाउनफॉल हुआ और बाद में अपने मूल स्वरूप की तरफ वो वापस लौट गई। तो जैसा कि मैंने बताया कि सभ्यताओं के भौतिक स्वरूप में परिवर्तन के लिए कोई एक कारक उत्तरदायी नहीं हो सकता। कुछ आकस्मिक कारण होते हैं, कुछ क्रमिक कारण होते हैं, और क्रमिक कारण धीरे 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 डिट्रोशन करते रहते हैं, अपने कार्य को करते रहते हैं, और अचानक बाद में एक ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि वो सभ्यता धीरे धीरे भौतिक स्वरूप को खो देती है। और कुछ ऐसे क्रमिक कारण होते हैं कि अचानक से कुछ घटित हुआ और वो चीज़ वहाँ से निकल गई। जैसे उदाहरण के तौर पे कभी कभी कुछ चीज़ें स्पॉन्टेनियस हो जाती हैं। अगर आप सड़क से जा रहे हैं, अचानक से आपको ऐसा लगा कि आप किसी से भिड़ जाएंगे, तो आप दौड़ना शुरू कर देते हैं या साइड से निकल जाएंगे। जैसे कि कोई आपका पीछा कर रहा है तो आप तेज़ी से भागना शुरू कर देंगे। तो इसी तरीके से सभ्यताओं के संदर्भ में भी है कि जब अचानक से कुछ ऐसा घटित होता है, जैसे बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया या ऐसी युद्ध हो गए, ऐसी कुछ चीज़ें हुई, या कोई ऐसी भयंकर महामारी हो गई जिसकी वजह से अकाल पड़ गया कि लोग वहाँ से फिर मूव कर गए, हट गए वहाँ से और नए जगह पर पहुँच गए जहाँ पर पुरानी जैसी व्यवस्था नहीं बना पाए। तो स्वाभाविक सी बात है, जब वैसी व्यवस्था, वैसी भौतिक संरचना नहीं मिलेगी तो हम कभी कहेंगे नहीं कि ये लोग वहीं के लोग हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम इलाहाबाद शहर की व्यवस्था अगर गड़बड़ हो जाए, प्रयागराज शहर जो कि वर्तमान में प्रयागराज हो गया है, उसकी व्यवस्था, शहरी व्यवस्था अगर गड़बड़ हो जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि ज़रूरी नहीं है कि जैसा घर हमने यहाँ पर बना के रखा है वैसा ही घर हम जब दूसरे स्थान में जाएं बना पाएंगे। क्योंकि जब शहर की व्यवस्था गड़बड़ होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी अर्थव्यवस्था, आपकी बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होंगी, और दूसरे स्थान पर आप जब जाएंगे तो वैसी चीज़ें इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही भौतिक संरचना में परिवर्तन दिखाई पड़ा, वैसी चीज़ें नहीं दिखाई पड़ी, क्योंकि हम तुलना करते हैं। इतिहास में तुलनात्मक चीज़ों को अधिक जोर दिया जाता है, और तुलना के आधार पर हम जब देखेंगे कि पहले और बाद के काल में क्या है, तो देखते हैं कि अंतर दिखाई पड़ा तो कभी भी हम उसको उस काल से संबंधित नहीं मानते। तो ऐसा ही कुछ हुआ रहा होगा, और धीरे धीरे पतन या कहें कि भौतिक संरचना में परिवर्तन सिंधु सभ्यता में दिखाई पड़ता है। तो हम बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे कारक हैं, और कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिसके संदर्भ में विद्वानों ने भी अपने अपने मत प्रदर्शित किए हैं, और हम सभी उन कारकों को देखने का प्रयास करेंगे, उनके साथ उसके बारे में विश्लेषण करेंगे, और विश्लेषण के माध्यम से समझेंगे कि क्या वाजिब कारण हो सकता है इस सभ्यता के पतन के या इस सभ्यता के भौतिक स्वरूप के परिवर्तन के पीछे। तो सबसे जो पहला कारक है वो कारक है नागरिकों को और प्रशासन में एक शिथिलता, या एक तरीके से हम इसको सामान्य शब्दों में कहें तो प्रशासनिक शिथिलता। ये एक बहुत प्रमुख कारण माना जाता है, और इसको मानने वाले जो विद्वान थे वो सर जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल और फेयर सर्विस,
ये दो पुरातत्वविद थे जिनका ये मानना था कि सिंधु सभ्यता के पतन के पीछे प्रशासनिक शिथिलता एक बहुत प्रमुख कारण है। प्रशासनिक शिथिलता एक बहुत बड़ा कारण है, ऐसा सर जॉन मार्शल मानते थे। अब पहले आप जानें कि प्रशासनिक शिथिलता है क्या। तो प्रशासनिक शिथिलता को हम ऐसे समझें कि प्रशासन में किसी प्रकार का उसकी फंक्शनिंग में रुकाव आ जाना या कहें कि ढीलापन आ जाना। उदाहरण के तौर पे हम माने कि यहाँ पे एक प्रशासन कार्य कर रहा है और उस प्रशासन में कुछ कमियाँ आ जाती हैं, या कहें कि प्रशासन पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रहा। अगर आपके शहर का नगर निगम कार्य नहीं करे तो पूरे शहर में कूड़ा या कहें कि गंदगी की बजबज हो जाए, ठीक है, आप निकल नहीं पाए गलियों से, इतनी अव्यवस्था हो जाए। दूसरा, अगर आप देखें कि आपका पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहा तो इतनी ज़्यादा अराजकता और चोरी बदमाशी डकैती होने लगे कि शायद आपके लिए रहने के लिए जगह ही नहीं बचे, इतनी बदमाशी होने लगे। इसके अलावा अगर आप देखें कि आपके पास जो आपकी व्यापारिक गतिविधियां उसमें रुकाव आ जाए, या ये मान लिया जाए कि आपके शहर में जो रसद सामग्री है उसका पहुंचना बंद हो जाए प्रशासन की देखरेख में जो हो रहा था, और तो क्या होगा, आप जो है बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाएंगे और प्रयास करेंगे कि शहर से जल्दी निकल लें। क्योंकि एक स्वाभाविक सी बात है, गंदगी में तो आप 5 से 10 दिन क्या महीने भर रह सकते हैं, लेकिन अगर आप रसद सामग्री ना मिले तो 2 से 4 दिन से ज़्यादा आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आप अपने परिवार को लेकर के इस स्थान से बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें उस दौर में भी घटित हुई होंगी। प्रशासन में शिथिलता आई, प्रशासन में कुछ गड़बड़ियाँ आई। जैसा कि सिंधु के संदर्भ में माना जाता है कि सिंधु एक विशाल भूभाग के क्षेत्र में, सिंधु सभ्यता एक विशाल भूभाग के क्षेत्र में फैली थी, जिसका प्रमुख जो कार्य था, जो प्रमुख आय का स्रोत था, वो व्यापार वाणिज्य की गतिविधियां थी। आंतरिक और बाह्य व्यापार के माध्यम से अधिक आय एकत्रित होती थी और उसी की वजह से ये व्यवस्था, ये शहर भली भांति बसे हुए दिखाई पड़ते हैं। साथ ही साथ उत्पादन, भाई कृषि स्वाभाविक सी बात है कि उत्पादन होगा तभी व्यापार होगा। तो उत्पादन की व्यवस्था हो रही थी, उत्पादन बेहतर हो रहा था, उत्पादन लोगों तक पहुंच भी रहा था, तभी व्यापार वाणिज्य की गतिविधियां हो रही थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई ब्रेकेज सिस्टम हुआ जिसकी वजह से ये व्यापार वाणिज्य में कमी आने लगी, और जैसे ही व्यापार वाणिज्य में कमी आएगी तो शहरी ढांचा प्रभावित होगा, और शहरी ढांचा प्रभावित होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जो भौतिक संरचना थी उसमें भी बिखराव दिखाई पड़ेगा। अगर आपके पास महल है, लेकिन अगर आपकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई तो उस महल की जो जर्जर स्थिति है उसको संभालने के पैसे भी आपके पास नहीं हैं, तो एक दिन वो महल ज़रूर गिर जाएगा। तो ऐसा ही कुछ रहा होगा। उदाहरण के तौर पे एक बहुत रिलेवेंट उदाहरण मेरे दिमाग में आया वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित, कि औद्योगिकरण का दौर हुआ इंग्लैंड में, और होने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे किसानों की भूमि का अधिग्रहण हुआ, और अधिग्रहण होने के पश्चात बहुत सारे किसान, छोटे किसान बेरोजगार हो गए, उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं बचा। और जब आय का स्रोत नहीं बचा तो स्वाभाविक सी बात है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज खुल रही हैं। तो जो किसान बेचारे अपनी छोटी सी ज़मीन पर अपने गांव में रहकर उस स्वच्छंद वातावरण में कार्य कर रहे थे, वो मजबूर हो गए अपने परिवार को चलाने के लिए उन शहरों के कल कारखानों में काम करने के लिए। तो मतलब वहीं से मजदूर निकल करके आते हैं, ठीक है। उसके पहले मजदूर नहीं थे, ठीक, और लोग अपनी भूमि पर कार्य करते थे, स्वच्छंद वातावरण में काम करते थे। तो उस औद्योगिकरण के दौर में ये जो किसान थे वो शहरों की तरफ जाते हैं, और जब जाते हैं वहाँ जाने के बाद उन कल कारखानों में नौकरी करने लगते हैं। जो अपने मन के मालिक हुआ करते थे, स्वतंत्र और स्वच्छंद वातावरण में कार्य करते थे, वो लोग मजबूर हो गए 8 से 12 घंटे तक एक बंद काल कोठरी में काम करने के लिए। उनका जो जीवन स्तर था वो लगातार गिरता गया। और जब ये लोग शहर गए तो शहर जाने के बाद इन्होंने क्या किया, शहरी संरचना को प्रभावित किया। कैसे प्रभावित किया? इन्होंने सड़कों के किनारे, इन्होंने जो रिहायशी इलाके हैं उनके किनारे तंबू लगाने शुरू कर दिए। जो स्लम एरियाज़ आज हमें दिखाई पड़ते हैं मज़दूरों के, उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं इंग्लैंड से औद्योगिकरण के दौर में दिखाई पड़ती है। और वहीं से धीरे धीरे क्या हुआ, शहरों में झुग्गी झोपड़ियों का निवास होना शुरू हो गया। अगर हम
जो है गार्डन चाइल्ड की परिभाषा के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं गार्डन चाइल्ड की परिभाषा से कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, क्योंकि उनका ये मानना था कि जहाँ भी पक्की ईंटों की संरचना है वो शहर होते हैं। अगर पक्की ईंटों की संरचना वाले ही शहर होते हैं तो आज की झुग्गी झोपड़ियाँ जो कि शहरों में हैं तो वो है कहाँ, या वो शहर में है कि गांव में, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस पे खड़ा होता है। तो उस दौर में जब वो लोग गए वहाँ पर, उन्होंने काम करना शुरू किया तो उन्होंने शहरी संरचना को प्रभावित किया, सड़कों के किनारे, पार्कों के किनारे, और क्योंकि सैनिटेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी, बाथरूम्स नहीं थे उनके पास, खुले में शौच करना शुरू किया, तो जो शहरी व्यवस्था थी उसमें गड़बड़ी होनी शुरू हो गई। और आगे चल के फिर धीरे धीरे बाद में प्रशासन ने उसका सुधार किया, उनके रिफॉर्म्स की बात होने लगी, संगठन बना, बहुत सारी चीज़ें हुई और बाद में उसमें सुधार हुआ। लेकिन क्योंकि सिंधु सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जहाँ पे प्रशासन की जो भूमिका थी वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे थी, एक दूसरे से जो आंतरिक मतलब संबंध थे, या कहें कि हमारे जो वैल्यूज़ थे, मूल्य थे, उन पर आधारित थी। और जैसे ही वैल्यूज़ में गिरावट होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रशासन की जो कार्य करने की प्रणाली है उसमें भी गिरावट जरूर होगी। और ऐसा मान्यता है, बहुत सारे विद्वानों का ये भी मानना है कि क्योंकि सिंधु सभ्यता का जो व्यापार था बाह्य लोगों से, खासकर मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ, तो इस बाह्य व्यापार में बिचौलियों की बहुत महत्वपूर्ण, मतलब जो लोग सीधे मतलब उत्पादन नहीं कर रहे थे, चीज़ों को ले रहे थे और सिर्फ बेचने जा रहे थे, व्यापारी एक तरीके से, वो जब संपर्क में आए मेसोपोटामियन लोगों से तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, व्यापारिक जो चीज़ें थी उनमें जो हमारे मूल्य थे एक तरीके से उसमें चोरी करने लगे, घटा बढ़ाई करने लगे। इट मीन्स कि वो चीज़ों को काटना शुरू कर दिया उन्होंने, जो उसकी वास्तविक वैल्यू थी उतनी वैल्यू लोगों तक नहीं देने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अगर हमारे जो उत्पादित वस्तु है उसका जो वास्तविक मूल्य है वो हमें प्राप्त ना होने लगे तो क्या होगा, हम उसकी उपज को कम कर देंगे क्योंकि उससे कोई हमें फ़ायदा हो नहीं रहा, और उपज को कम कर देंगे, मांग बढ़ रही है तो क्या होगा, धीरे से अर्थव्यवस्था में गिरावट आ जाएगी। और वैसा ही कुछ उस दौर में भी दिखाई पड़ा, और ऐसा शायद हुआ इसलिए क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग शायद इतने नैतिक नहीं थे जितने कि सिंधु सभ्यता के। और उसका उदाहरण हम ऐसे, उसका उदाहरण क्या, उसको इस तरीके से विश्लेषित कर सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में, मेसोपोटामिया सभ्यता में विधि संहिता की आवश्यकता पड़ गई, जबकि सिंधु सभ्यता में ऐसी कोई विधि संहिता हमें दिखाई नहीं पड़ती। और विधि संहिता या आचार संहिता एक ऐसे समाज में रहती है जहाँ पर अपराध होते हैं, जहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ी है जिसकी वजह से विधि संहिता का निर्माण करना किया गया। जैसे कि सुलगी की विधि संहिता, हम्मुराबी की विधि संहिता, वो इस बात को बताती है कि मेसोपोटामियन समाज में या बेबीलोनियन समाज में कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो थी जिसके लिए दंड की व्यवस्था की गई थी। तो हो सकता है कुछ ऐसी अनैतिक मूल्य हम या जो व्यापारी थे सिंधु सभ्यता के वो सीख कर आए हों और उन्होंने अपने लोगों के साथ भी ऐसा प्रैक्टिस करना शुरू किया हो, और धीरे धीरे व्यापार में जो गिरावट है वो आना प्रारंभ हुई हो, और आगे चल के व्यापार की गिरावट, प्रशासन की शिथिलता और जो प्रतिरोध था वर्गों के बीच में वो आड़े आ जाता है, और आने के बाद धीरे धीरे प्रशासन की जो शिथिलता है वो एक कारण बन जाती है सिंधु सभ्यता के पतन का। और इसको हम क्रमिक कारणों के तौर पर देखेंगे क्योंकि ये अचानक से घटित होने वाली घटना नहीं है, ये धीरे धीरे मन में आती है। जैसे कि वर्तमान में जो भ्रष्टाचार है वो लगातार अगर बढ़ता जाएगा तो एक दौर ऐसा आएगा जहाँ पर सिस्टम में गड़बड़ी देखी जाएगी, और बाद में क्या होगा, एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा। हो सकता है कि उस विस्फोट में बहुत सारी चीज़ें चली जाएं, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल जाएं। तो ये कारण मानते हैं ज़्यादातर विद्वान, जॉन मार्शल और फेयर सर्विस। इसके बाद एक और कारण है, इसी से जुड़ा हुआ कारण है, और वो कारण है व्यापार में अवनति। व्यापार में अवनति, और इसको मानते थे WC ऑलब्राइट, इसको मानते थे। WC ऑलब्राइट नामक पुरातत्वविद हैं जो इस बात को मानते थे कि
व्यापार में अवनति के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। मैं पतन इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आप समझ सकें, जबकि ये पतन ना कह के भौतिक संरचना में परिवर्तन ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन आपकी समझ के लिए मैं परिवर्तन बोलूँगा, आप इसको समझ लीजिएगा। तो व्यापार में अवनति होती रही और धीरे धीरे ये अवनति कारण बन गई सिंधु सभ्यता के पतन के। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अगर नैतिक मूल्यों में परिवर्तन हुआ या नैतिक मूल्यों में ह्रास हुआ, नैतिक मूल्य धीरे धीरे समाप्त होते गए, म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग थी जिससे कि सिंधु सभ्यता में कार्य हो रहा था, एक दूसरे से जो लेन देन की प्रक्रिया थी, क्योंकि जो बाट और माप की जो व्यवस्था है वो सभी स्थानों पर उतनी बेहतर तरीके से नहीं दिखाई पड़ती। मतलब हर जगह एक जैसा स्टैंडर्ड या एक जैसी चीज़ें सभी सिंधु के नगरों में नहीं थी। कहीं कहीं पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी व्यापार हो रहा था, लेन देन की जो प्रक्रिया थी वो एक सामान्य उस पर भी हो रही थी, मूल्यों पर आधारित हो रही थी, और उसमें अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि व्यापार में गड़बड़ी होगी। जैसा कि सिंधु सभ्यता के बारे में हमारी बात हुई थी कि आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों तरीके के व्यापार हो रहे थे, और जब आंतरिक व्यापार में कमी आएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि बाह्य व्यापार भी प्रभावित होगा, क्योंकि जब आंतरिक जो हमारी उपज है, जो चीज़ें हैं, आपस में लेन देन की प्रक्रिया में अगर गड़बड़ी आई तो यही आगे चल के बाह्य व्यापार में भी गड़बड़ी को महत्वपूर्ण स्थान देती है, और इसकी वजह से बाद में इस सभ्यता का पतन हो गया, ऐसा कारण जो है W.C. एल्ब्राइट मानते हैं। इसके अलावा एक और कारण है, वो है सामाजिक और राजनीतिक कारण। सामाजिक और राजनीतिक जो कारण है वो बेसिकली इस बात को बताते हैं कि समाज में भी धीरे धीरे अलग अलग तरीके से उनकी संरचनाओं में परिवर्तन होता जा रहा था। विभिन्न वर्ग जो है वो उत्पन्न होते जा रहे थे, निकलते जा रहे थे, और समाज में जो सामंजस्य की व्यवस्था थी वो धीरे धीरे उसमें भी गिरावट आ रही थी, और वो गिरावट आगे चल के इस सभ्यता के पतन का एक कारण बनती है। राजनीतिक प्रशासन में भी एक तरीके से शिथिलता या गिरावट थी। जो संघ था, जो संघ की व्यवस्था थी, उसमें भी धीरे धीरे लोग हावी होते जा रहे थे, और वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एकत्रित करने पर जोर देने लगे थे, ना कि लोगों की भलाई पर। तो इस तरीके से कुछ रहा होगा चीज़ें जिसकी वजह से इस सभ्यता का पतन हो गया। तो कौन सा ये कारण है? सामाजिक एवं राजनीतिक कारण, और ये भी क्रमिक कारणों में ही इसको हम देख सकते हैं। इसके बाद राजनीतिक कारण, इसके बाद एक कारण है प्राकृतिक संसाधनों का अतिशय प्रयोग। और जैसा कि नगरों के संदर्भ में ये प्रारंभिक दौर में माना जाता है कि नगरों के निर्माण में पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा होने लगती है, अत्यधिक पेड़ों को काटा जाने लगता है, और जब पेड़ों को अत्यधिक काटा जाने लगता है तो उसकी वजह से आसपास की जो परिस्थिति है वो प्रभावित होती है, पर्यावरण प्रभावित होता है, और जब संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है तो पर्यावरण प्रदूषित भी होता है, और इस तरीके से जब चीज़ें आगे बढ़ती है तो वे कारक बन जाती हैं किसी भी सभ्यता के पतन या वहाँ से लोगों के पलायन के पीछे। जैसे कि ऐसी मान्यता है कि सिंधु सभ्यता के कुछ इलाकों में घने वन हुआ करते थे, सघन वन हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उन सघन वनों को काटा जाना प्रारंभ कर दिया गया, पेड़ों को काटा जाना प्रारंभ कर दिया गया, और एक दौर ऐसा आया कि पेड़ों की कटाई की वजह से वहाँ पर वो जो घने वन थे वो समाप्त हो गए, और समाप्त होने के पश्चात परिस्थिति प्रभावित हुई, क्योंकि पेड़ जो है एक बहुत बड़ा कारक है वर्षा का भी। कुछ इलाके जहाँ से अत्यधिक पेड़ों की कटाई हो गई वहाँ धीरे धीरे वर्षा की प्रतिशतता में भी कमी आती चली गई, और वर्षा की प्रतिशतता में कमी, टेम्परेचर में वृद्धि आगे चल के कारण बन गया वहाँ से लोगों के पलायन का भी। तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिंधु सभ्यता की मोहरों से गैंडे और हाथी जैसे जानवरों के साक्ष्य मिले हैं, जो इस बात को बताते हैं कि वो लोग इन जानवरों से भली भांति परिचित हैं,
और गैंडे और हाथी दो ऐसे जानवर हैं जो कि सघन वनों में रहते हैं। आज अगर आप देखें कि गैंडा भारत में कहाँ पाया जाता है, तो गैंडा भारत में पाया जाता है काजीरंगा में, और वो है कहाँ पे, वो आसाम में है, जहाँ पर सघन वन मिलते हैं। वहीं पे हाथी भी आपको अत्यधिक मात्रा में मिल जाएंगे। तो एक दौर था जहाँ पर सिंधु सभ्यता, ऐसा लोगों का मानना है कि सिंधु सभ्यता के परिक्षेत्र में ऐसे सघन वन हुआ करते थे जहाँ पर गैंडे और हाथी जैसे जानवर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों की जो इच्छा है, लोगों के जो कृत्रिम वातावरण में रहने का एक लालसा है, उसने अत्यधिक दोहन को जन्म दिया। संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जाने लगा, और जब ये संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जाने लगा, पेड़ों की कटाई होने लगी, तो पारिस्थितिकी तंत्र को उसने प्रभावित किया। वर्षा की प्रतिशतता में कमी आई और आगे चल के उसने जन्म दे दिया एक ऐसी भयंकर अकाल की स्थिति को, एक वातावरण, नदियों के सूखने की स्थिति को भी जन्म दिया। क्योंकि वर्षा की कमी, बहुत सारी नदियां ऐसी भी थीं उस क्षेत्र की जो कि वर्षा पर ही आधारित थी, वर्षा के कारण ही उसमें हमेशा पानी भरा रहता था। लेकिन जब वर्षा में कमी आएगी तो स्वाभाविक सी बात है नदियों के जल में भी कमी आएगी, और कमी आएगी तो कारण बनेगी आगे चल के अकाल की स्थिति का। कृषि प्रभावित होगी, और जब कृषि प्रभावित होगी तो व्यापार भी प्रभावित होगा, साथ साथ मानव जीवन, खाद्यान्न की उपलब्धता पर भी प्रभाव पड़ेगा। और धीरे धीरे जो कारक हैं ये आगे चल के लोगों को पलायन पे मजबूर कर देंगे, और जो उनकी भौतिक संरचना है उन पे भी वो कमी लाएंगे। क्योंकि एक समय आएगा जहाँ पर पेड़ों की संख्या में जो कमी आएगी, वो जो है आपके जो भौतिक संरचना है उसके निर्माण में रुकावट भी उत्पन्न करेगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि स्थिरता आएगी, और बाद में यही स्थिरता से धीरे धीरे डिटेरेशन प्रारंभ हो जाएगा, और वो कारण बन जाएगा एक सभ्यता के पतन का भी। और यहीं पर एक और कारण है, तो चौथा कारण हम लिख लें इसमें, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। ठीक है। इसके बाद एक पांचवा कारण है जलवायु परिवर्तन। और ये जो सारे कारण अभी तक हम लोगों ने बात की, सब क्रमिक कारण हैं, सब क्रमिक कारण है, धीरे धीरे होने वाले कारण हैं। और इन्हीं कारणों की वजह से ऐसा मानते हैं लोग कि सभ्यता का पतन हो गया। तो जलवायु में परिवर्तन हुआ, और ये परिवर्तन कैसा था? प्रतिकूल परिवर्तन था, अनुकूल परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन प्रतिकूल अनुकूल दोनों तरीके के होते हैं, तो ये प्रतिकूल परिवर्तन था। और इसको मानने वाले जो विद्वान थे वो थे आर.एल. स्टाइन। आर.एल. स्टाइन का ये मानना था कि जलवायु में परिवर्तन हुआ, और वो परिवर्तन कारण बन गया इस सभ्यता के पतन के पीछे। उन्होंने कहा कि जो वर्षा हुआ करती थी, और वर्षा की प्रतिशतता में दिन प्रतिदिन कमी आई, और जब कमी आई तो क्या हुआ, एक समय 12 से 120 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे उसमें और ज़्यादा कमी आती गई, और बहुत कम बारिश होने लगी। और जब बारिश कम होने लगी तो बारिश ने प्रभावित किया, कृषि को भी प्रभावित किया, उत्पादन को प्रभावित किया, व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था को प्रभावित किया, भूमिगत जल को प्रभावित किया, बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित किया। और उसके प्रभाव के कारण ही धीरे धीरे सभ्यता अपने पतन की तरफ बढ़ गई। इसका एक उदाहरण हम ऐसे देखें या समझने का प्रयास करें कि राजस्थान का कुछ इलाके हैं जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, उस मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, और वर्षा की प्रतिशतता में दिन प्रतिदिन कमी आती चली जा रही है। और ऐसा है क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कभी वहाँ पर सघन वन हुआ करते थे, और वनों की कटाई की वजह से वहाँ पर धीरे धीरे वर्षा की प्रतिशतता में कमी आती गई, बाद में वो इलाका रेगिस्तान में तब्दील हो गया। और आज अगर हम वर्तमान में देखें तो धीरे धीरे उन क्षेत्रों में वर्षा की प्रतिशतता में वृद्धि होने लगी है। अब उन इलाकों में भी पेड़ लगने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर राजस्थान के कुछ इलाके हैं जहाँ पर
बाड़मेर एक इलाका है जहाँ पर कभी बारिश बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन हाल के वर्षों में वहाँ पर बाढ़ की स्थिति आ जाती है। उसका कारण है क्योंकि बारिश कम होती थी तो उस तरीके के संसाधन डेवलप नहीं थे, नालियाँ प्रॉपर नहीं बनी थी। लेकिन अब के हाल ही के वर्षों में अब वहाँ पे बारिश इतनी होने लगी है कि पूरा का पूरा शहर जो है बाढ़ से ग्रसित हो जाता है थोड़ी बारिश में भी। तो धीरे धीरे जलवायु में एक परिवर्तन पुनः दिखाई पड़ने लगा है और ऐसा बहुत सारे इतिहासकार या पुरातत्वविद वर्तमान में मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा होगा। किरण दीक्षित भी ऐसा मानते हैं और भी ऐसे भारतीय पुरातत्वविद हैं जो इस बात को मानते हैं कि जलवायु में परिवर्तन एक बहुत बड़ा कारण है सिंधु सभ्यता के भौतिक स्वरूप में परिवर्तन के पीछे या पतन के पीछे। और ये एक लंबे समय की प्रक्रिया है और यही जलवायु में जो परिवर्तन है यह उत्तर भारत की तरफ, ये जो जलवायु की शिफ्टिंग मतलब परिवर्तन हो रहा था, ये शिफ्ट हो रहा था टुवर्ड्स वेस्ट टू नॉर्थ। ये पश्चिम से ये उत्तर भारत की तरफ, मतलब पश्चिम भारत से उत्तर भारत की तरफ ये जो जलवायु परिवर्तन शिफ्ट हो रहा था, या कहें कि क्लाइमेट शिफ्टिंग हो रही थी, जो कि इस दौर पे आई। और यहाँ पर फिर क्या हुआ, सघन वन डेवलप हुए, वर्षा वन हुए, बारिश अधिक होने लगी और यहाँ पर आगे चल के सेकेंड अर्बनाइजेशन होती है, द्वितीय नगरीकरण की व्यवस्था होती है। और ये ऐसा मानते थे कि वहाँ से ये शिफ्टिंग हो रही थी। पश्चिम में पहले था जलवायु परिवर्तन, मतलब वो एरिया वहाँ पे जलवायु बेहतर थी और तब वहाँ पे सघन वन हुआ करते थे, वहाँ पर सभ्यता थी। लेकिन धीरे धीरे बाद के कालों में 1300-1400 ईसा पूर्व के समय में ये जो शिफ्टिंग थी वो उत्तर भारत की तरफ हो रही थी, नॉर्थ इंडिया की तरफ हो रही थी, उत्तर मध्य भारत की तरफ हो रही थी। और बाद के कालों में सिंधु सभ्यता के विघटन के पश्चात बाद के कालों में यहाँ पर वो सारी सघन वनों की व्यवस्था हुई, उपज की व्यवस्था हुई और यहाँ पर आगे चल के द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया हुई। यहाँ पर दोबारा नगर बसे और उन नगरों में रहने लोग बसने के बाद लंबे समय तक वो बसे रहे क्योंकि क्लाइमेट में वैसे कोई चेंज हुए नहीं। तो इसकी वजह से जलवायु में परिवर्तन की वजह से जो है सिंधु सभ्यता में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। तो ये जो कारण अभी तक हम लोगों ने बात की है, ये सारे जो कारण थे ये कारण क्रमिक कारण थे। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे कारणों की जो कि आकस्मिक थे, मतलब इतने भी आकस्मिक नहीं थे, आज की तरह आकस्मिक नहीं थे कि तुरंत घटित हो गए। उनके घटित होने में भी थोड़ा समय लगा, साल 2 साल 5 साल 10 साल में, क्योंकि जहां हम बात हज़ारों साल की कर रहे हैं वहाँ 10 साल 100 साल कुछ नहीं है, तो उसको हम आकस्मिक में भी देख सकते हैं। तो कुछ आकस्मिक कारण भी हैं जिनकी वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ या भौतिक स्वरूप में परिवर्तन हुआ, उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। क्योंकि इन कारणों को समझने में जो है और थोड़ा सा समय लगेगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि हम लोग इसको अगले चरण में देखें और पुनः वही बात दोहराऊंगा कि इस YouTube चैनल को आप देखते रहें और आपके सभी प्रश्नों का समाधान यहाँ आपको मिलेगा। और फिर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।